हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज हम फिर से इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में हमने पिछली क्लास में संसद को पढ़ा था। और संसद को जो हमने पढ़ा था वो हम केंद्र सरकार में पढ़ रहे थे, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट में पढ़ रहे थे, जो कि आपका भाग 5 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 5 होता है ना, उसमें आता है, तो उसको हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने संसद को पढ़ लिया था। हालांकि हमें पहले प्रेसिडेंट को पढ़ना चाहिए था, कार्यपालिका को पढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने विधायिका को पढ़ा था। वो क्यों पढ़ा था मैंने उसका बताया भी था, क्यों पढ़ाया था मैंने। अगर नहीं बताया था तो मैं आज उसको बता दूंगा कि मैंने वो पहले क्यों पढ़ाया था, हालांकि मुझे यही पढ़ाना चाहिए था पहले। तो फिलहाल तो आज के टॉपिक पे आते हैं, और आज के टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि हमारी संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने हमारे संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लासों को नहीं देखा है, तो पहले जाके वो देखिए। 71 क्लासों में मैंने कंप्लीट इतिहास को कराया है, एक एक फैक्ट को बड़े ही विश्लेषण के साथ मैंने उसमें समझाया है, और बहुत अच्छी पीडीएफ्स के साथ में मैंने उसमें डिस्कशन भी किया है। और बाद में मैंने उसकी मैराथन क्लास भी ली हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि संपूर्ण प्राचीन इतिहास की एक मैराथन हमने बनाई है। तो वहाँ से आप एक ही क्लास में पूरा संपूर्ण जो प्राचीन इतिहास है कवर कर पाएंगे। और फिर मैंने उसकी मध्यकालीन इतिहास की भी एक बहुत बेहतरीन मैराथन क्लास बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। चैनल पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में ऑप्शन मिलेगा हिस्ट्री मैराथन करके, तो वहाँ पे आपको ये सारी क्लासें मिल पाएंगी। और मैंने आधुनिक इतिहास पे भी 2 मैराथन क्लास बनाई हैं। उसका एक पार्ट 1 है, जिसमें कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में मैंने बताया है, और उसका एक पार्ट मैंने 2 बताया है, जिसमें मैंने पूरा का पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपका पूरा कंप्लीट हिस्ट्री कवर कराया है। उसके बाद मैंने इंडियन ज्योग्राफी को भी कंप्लीट करा दिया है। उसकी लगभग 24 क्लासें हैं। 24 क्लासों में मैंने कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कराया है, और उसकी मैराथन क्लासें भी बना दी हैं। 2 मैराथन क्लासें बनाई हैं, 6.5 घंटे की लगभग हैं। तो आप उनको जाके देखेंगे तो आपको एक ही 2 क्लासों में पूरा का पूरा भूगोल, और अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा आपको 3-4 क्लासों में इतिहास आपको कवर हो जाएगा। ये क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो इतिहास भूगोल जैसे सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। और ये क्लासें एकदम आपके लिए रामबाण साबित होने वाली हैं। और ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी की तो क्लास चल ही रही है, इसके हमने 2 पार्ट बनाए थे ज्योग्राफी के। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा क्या था, ये हमारा टॉपिक है आज का जो टॉपिक है वो हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम शायद इसके बारे में बात कर चुके हैं कि इसमें हम कार्यपालिका को पढ़ते हैं, इसमें हम संघ की विधायिका को पढ़ते हैं, और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश भी हम इसी में पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे हम केंद्र सरकार में, यूनियन गवर्नमेंट में। और जो कैग है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसको भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो हमने इसमें देखा था, हमने संघ की विधायिका को पढ़ रखा है। जो संसद वाला पार्ट है वो आपने अगर नहीं देखा है, उसकी 4 क्लासें शायद मैंने बनाई हैं, उसमें कंप्लीट मैंने करा दिया, और ज़्यादा क्लासें लंबी नहीं की हैं। आधे घंटे की यानी कि 30 से 40 मिनट की क्लास है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा 2 से ढाई घंटे में आपका पूरा संसद वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा। अब हम आज पढ़ेंगे, पहले हमको ये पढ़ना था और आज हम ये पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम किस चीज़ को पढ़ते हैं। देखिए, संघ की कार्यपालिका को हम पढ़ते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, संघ की कार्यपालिका, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट है तो संघ की कार्यपालिका ही पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 52 से लेके 78 तक इसमें दी गई है। एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से पद आते हैं, कौन कौन से ऑफिसर्स आते हैं, उनकी सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो पद आता है संघ की कार्यपालिका में वो राष्ट्रपति का है। दूसरा जो पद है वो आपका उपराष्ट्रपति का है, और तीसरा जो है वो आपका प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, मंत्रिपरिषद होती है, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे।
और एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 76 में जिसका जिक्र मिलता है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ों को, ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने प्रेसिडेंट को। आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं और प्रेसिडेंट के बारे में एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को जानकारी लेंगे। बहुत अच्छी स्लाइड बना के लाया हूँ, इसमें बहुत टाइम लगा है बनाने में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्लासें लगातार नहीं दे पा रहे हैं। मैं भी सोचता हूँ कि मैं लगातार क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम में, मतलब ये क्लासें बनाना बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी इनको ला रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ जिस तरीके का, अगर मैं उसके कंटेंट के लेवल में कुछ कमी करता हूँ तो मैं क्लास को जल्दी ला सकता हूँ, लेकिन मैं इसके लेवल में बिल्कुल भी कमी नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार जैसा आदत बन जाता है मैं वैसा ही बनाता हूँ। तो राष्ट्रपति को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट की जो जानकारी है दोस्तों, वो सबसे पहले हमको आर्टिकल 52 में मिलती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आपका 52 है, वो हमको राष्ट्रपति के बारे में जानकारी देता है। उसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं, मैं इंग्लिश में तो नहीं लाया हूँ, वहाँ पे क्या लिखा है, देयर शाल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साल उसमें लिखा है, मतलब SHAL जो होता है ना, सेल, आई बिल, आई सेल, ये करके होता है ना, तो सेल का मतलब क्या यहाँ पे, वो मतलब होगा ही होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होगा। मतलब हर कंडीशन में राष्ट्रपति का पद होना चाहिए और राष्ट्रपति का पद होगा, ऐसा हमारे आर्टिकल 52 में लिखा है। यानी कि किसी भी स्थिति में आपका राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो सकता है, ऐसा आर्टिकल 52 बोलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पद ही आपका क्या है, राष्ट्रपति है। ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, इनको प्रथम नागरिक कहते हैं, इनको संवैधानिक प्रमुख भी कहते हैं और इनको राज्यों का प्रमुख भी कहते हैं। तो ये क्या है, आर्टिकल 52 इसकी जानकारी हमको देता है। उसके बाद हम जब पढ़ते हैं आर्टिकल 53 को, तो इसमें क्या लिखा गया है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति के पास होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी या राष्ट्रपति में होगी। वैसे तो यहाँ पे होना चाहिए था निहित होगी, मतलब उसमें क्या होगी, वेस्टेड होती है। सारी की सारी जो कार्यपालिका की पावर्स है ना, वो राष्ट्रपति में होती है, ऐसा आर्टिकल 53 बोलता है। जिसका प्रयोग वह किसके द्वारा करेगा, या तो खुद करेगा या वह अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, प्रधानमंत्री के द्वारा जो हेडेड की जाती है, यानी कि जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसमें से जो उसके अधीनस्थ होंगे उनके जरिए ये अपने कार्यों को संपन्न कराएगा, ये अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। कौन, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति एक बहुत इम्पोर्टेंट पद है और बहुत अच्छे से इसको समझना भी है कि सारी की सारी पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। वो या तो खुद अपने आप उसका इस्तेमाल करता है या फिर अपने जो प्रतिनिधि हैं या अपने अधीनस्थ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके द्वारा इस्तेमाल करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम सर ये है, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है दोस्त कि राष्ट्रपति का जो पद है और राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं, राष्ट्रपति के पास बताया जाता है कि राष्ट्रपति के पास सिर्फ नाम मात्र की शक्ति होती है, जबकि जो प्रधानमंत्री है उसके पास वास्तविक शक्ति होती है। जो वास्तविक रियल पावर होती है ना, वो तो प्रधानमंत्री साहब के पास होती है। और राष्ट्रपति जो है ना, इनके पास सिर्फ नाम मात्र की शक्ति होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है, तो वो आपकी किसमें है, राष्ट्रपति में है। और ये जो प्रधानमंत्री हैं और बाकी जितने भी हैं, ये सब इसके अधीनस्थ में आते हैं, लेकिन जो रियल पावर होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो ये आपको समझ आया होगा। और प्रधानमंत्री नहीं, प्रेसिडेंट जो है ना इंडिया का, बहुत इम्पोर्टेंट पद है। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा और लेवल से अगर समझाना चाहूँ आपको, तो आपको शायद ये लेक्चर बड़ा अटपटा लगने लगेगा कि सर किस तरह से समझा रहे हो। मैं सिंपली समझाना चाह रहा हूँ। आर्टिकल 54 में इसकी जानकारी क्या है। आर्टिकल 54 इसके बारे में बोलता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब कौन कौन लोग भाग लेंगे, तो ये राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा, इसके बारे में आर्टिकल 54 में जानकारी मिलती है।
तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग भाग लेंगे उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सभी निर्वाचित सदस्य, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स, आपके राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि लोकसभा के जो 543 सदस्य होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। राज्यसभा के जो आपके 233 सदस्य हैं वो आपके करेंगे। सर ये राज्यसभा में तो हमने 245 पढ़े थे। अरे 12 सदस्य आपके नॉमिनेटेड भी तो होते हैं, तो नॉमिनेटेड इसमें नहीं काउंट किए जाएंगे, नॉमिनेटेड सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। राष्ट्रपति के यहीं पे बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे आता है। आपसे कभी भी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ऑप्शन ए होगा संसद के सभी सदस्य यानी राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, और एक आपका होगा जिसमें आपका क्या लिखा होगा विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, और आपका क्या लिखा होगा उसमें जो संसद के और जो विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर आपके इसमें भाग लेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा जिसमें इलेक्टेड मेंबर की बात की जाएगी, वो वाला सही होगा। केवल इलेक्टेड मेंबर ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे विधानसभा के हों। और जो दिल्ली और पुडुचेरी है ना, पुदुचेरी जिसे बोलते हैं, इनके भी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके भी, क्योंकि इन दिल्ली में भी आपकी क्या है विधानसभा है, पुदुचेरी में भी क्या है विधानसभा है। अब तो विधानसभा आपकी जम्मू एंड कश्मीर में भी हो गई है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो दिल्ली और पुडुचेरी के ही विधानसभा के लोग भाग लेते हैं। और ये भी आपके इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेते हैं, जो इलेक्टेड जो निर्वाचित होकर के आते हैं, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, वो लोग इसमें भाग लेते हैं। राज्यसभा में तो खैर जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, राज्यसभा में तो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं वो निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर ही केवल पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और ये जो पुदुचेरी का मामला है ना, पुदुचेरी के जो लोग, मतलब पुदुचेरी के जो आपके पुदुचेरी और दिल्ली के जो क्या बोलता हूँ मैं विधानसभा के जो सदस्य इसमें भाग लेते हैं, तो वो ये बात आर्टिकल आपका जो आर्टिकल आपका है, आर्टिकल तो नहीं बोल सकता, इसको अमेंडमेंट बोलता हूँ, जो 17वां अमेंडमेंट है 1992 में जो हुआ था, उसके जरिए मतलब उसमें ऐसा कहा गया है कि दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के जो एमएलए एमपी मतलब एमएलए जो हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये इसमें बोला गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग हैं जो भाग नहीं लेंगे, कौन भाग नहीं लेता है। तो देखिए, मनोनीत सदस्य जो भी राष्ट्रपति मनोनीत करता है, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे आपके लोकसभा में हो, और चाहे आपका विधानसभा में भी जो राज्यपाल आपका मनोनीत करता है, वो भी इसमें भाग नहीं लेते हैं केवल। और जो विधान परिषद है ना, उसके भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन भाग लेते हैं, कौन कौन भाग नहीं लेते हैं, इन्हीं से ऑप्शन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगले आर्टिकल को पढ़ते हैं। और अगला आर्टिकल क्या बोलता है, आर्टिकल 55 क्या कहता है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया मतलब राष्ट्रपति का मतलब कैसे उसको चुना जाएगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी उसको चुनने की, उसके इलेक्शंस का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा। तो देखिए, इसमें जो राष्ट्रपति के इलेक्शंस का जो प्रोसीजर होता है ना, वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। कैसे होता है, गुप्त मतदान होता है। राष्ट्रपति के इलेक्शंस का गुप्त मतदान होता है, और अप्रत्यक्ष आपका क्या होता है, मतदान होता है। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति पे आधारित होता है। सर ये सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम पे आधारित होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे होता है। सर ये सारी चीज़ें हमको तो समझ नहीं आ रही हैं, आप क्या बोल रहे हो, गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये सब क्या है सर, ये तो फलाना ढिमाका, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हो। कोई बात नहीं, आगे आपको समझ आ जाएगा। मैं इसकी पूरी की पूरी डिफिनेशन, पूरी की पूरी डिटेल दे के जाऊँगा आपको, कि आज के बाद आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी कि एकल संक्रमणीय क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता ना, तब तो इसको बहुत अच्छे से मैं बता पाता, लेकिन फिर भी इतने अच्छे से बता दूंगा कि आपको समझ आ जाएगा और आप कभी भी भूलोगे भी नहीं। अब इसमें क्या है, गुप्त मतदान होता है, लेकिन एक नोट करके मैं लाया हूँ कि राज्यसभा जो होती है ना, और जो विधान परिषद होती है, जो देखिए लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। तो जो राज्यसभा है और जो विधान परिषद है,
उसके सदस्यों का चुनाव ओपन बैलेट पेपर से होता है। कैसे होता है? ओपन बैलेट पेपर से होता है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है, आपका सीक्रेट बैलेट पेपर के द्वारा होता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट है ना, जो वोटिंग का जो सिस्टम है, वोट डालने का जो क्या बोलता हूँ, कौन कौन वोट डालेगा, इसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन जो वोट डालते हैं ना, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, हमने ये बात तो कर ली है कि लोकसभा के लोग वोट डालते हैं। यहाँ पे दोनों ही जगह मैंने लोकसभा लिख दिया है, यहाँ पे आपका राज्यसभा होना चाहिए। मैं बहुत देखता रहा, चेक करता रहा कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, कहीं ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी ना, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। मैं इसको आज ही सही करूँगा, पहले इसको ही सही करूँगा जाके। तो लोकसभा के आपके कितने 543 जो एमपी होते हैं, और राज्यसभा के जो आपके यहाँ पे राज्यसभा ही मानना, इसके 233 एमपी। और जो विधानसभा होती हैं ना, भारत की जितनी भी विधानसभा हैं, तो उनके जितने भी विधायक हैं, वैसे तो मुझे जो डाटा मिला है एक जगह से मैंने देखा है, तो वहाँ पे 4033 विधायक मिले हैं। कहीं कहीं पे आपको मिलते हैं 4153 विधायक देखने को मिलते हैं, और कहीं कहीं पे मिला है कि 4120 विधायक आपके देखने को मुझे मिले हैं। फिलहाल तो मुझे एक ये डाटा मिला है, जहाँ से मैंने पढ़ा था तो वहाँ पे ये डाटा मिला था मुझे, मैंने यही रख लिया। आपको इस डाटे से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ आपके प्रोसीजर को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। कैसे समझना है? देखिए, ये तो आपको पता ही है 243 होते हैं, ये भी आपको 233 पता है। अब ये जो विधानसभाओं के सदस्य हैं, जिसमें आपके राज्यों के विधायक होंगे और केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनके जो विधायक होंगे, ये सब इसमें शामिल हैं। जो आपके विधायक हैं ना, एमएलएज हैं ना, इनमें सभी शामिल हैं। अब इसमें क्या है, ये लोग भाग लेंगे, यही लोग वोट डालेंगे। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक तो हमको क्या निकालना होता है, ये लोग वोट तो डालते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ पे अप्रत्यक्ष वोटिंग सिस्टम होता है। तो इन लोगों की देखिए अलग अलग राज्य हैं। अब जैसे कि यूपी एक राज्य है, यूपी में 403 सीटें हैं। आप एमपी में देखेंगे तो वहाँ पे शायद 288 करके कुछ सीटें हैं। ऐसे अलग अलग, जैसे कि सिक्किम आप देखेंगे तो शायद 31 सीटें हैं। अलग अलग राज्यों में क्या है ना कि अलग अलग सीट्स हैं आपकी, किसकी, इस क्या बोलता हूँ मैं, ये जो विधानसभा है ना, इसकी अलग अलग सीट्स हैं हर एक स्टेट में। यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट समझने वाला है। अगर आप इसको नहीं समझते हो तो आप राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे वोट पड़ते हैं आप इनको बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, और कैसे एक व्यक्ति की, एक विधायक की वोट वैल्यू निकलती है आप इसको भी समझ नहीं पाओगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि हर एक अलग अलग स्टेट में अलग अलग संख्या होती है अपने विधायकों की। तो जैसे कि सिक्किम में आपके 31 हैं, यूपी में आपके 403 हैं। अब वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे तो सिक्किम का तो योगदान बहुत कम रहेगा और आपके जो यूपी का योगदान बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जनसंख्या के बेस पे उसका क्या किया जाता है, वोट को काउंट किया जाता है, और हर एक विधायक की वोट वैल्यू को काउंट किया जाता है। उस विधायक की वोट वैल्यू के काउंट करने के बाद उसमें वोटिंग कराई जाती है। मान ली उसमें जो वोट वैल्यू निकलती है, उसमें एक अलग अलग विधायकों की अलग अलग वोट वैल्यू निकलती है उस राज्य के हिसाब से। तो मान लिया एक विधायक है, उसकी वोट वैल्यू कुछ भी आती है, मान लिया कि उसकी एक वोट वैल्यू आपकी 100 आ गई, कि एक विधायक के अंदर में 100 आपके क्या है, मत हैं, तो वो 100 मत देगा अपने। अगर उसने एक मत डाला अपना राष्ट्रपति को तो उसके 100 मत गिने जाएंगे। ये एक मतलब उसकी वोट वैल्यू होती है। अब देखिए वोट वैल्यू पहले समझते हैं कैसे निकलती है किसी भी विधायक की। जैसे कि ये 4033 आपके विधायक हैं, इनकी वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? जैसे एक विधायक की वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे? तो उस राज्य की जनसंख्या आप लिख लीजिए, टोटल आपकी जितनी भी हो, ठीक है सर लिख ली, और उस राज्य के कुल विधायक आप लिख लीजिए, सर लिख ली, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/1000 से, आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो भी डाटा आएगा वो आपका एक विधायक की वैल्यू निकल के आएगी उस पार्टिकुलर स्टेट की। देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग डाटा है, बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, यहाँ पे इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक विधायक की वोट वैल्यू निकालने का तरीका तो ये होगा, अभी हम लिखा के भी दिखाएंगे आपको। अब यहाँ पे जो जनसंख्या ली जाएगी ना उस राज्य की, वो 1971 की जनगणना के आधार पे ली जाएगी, और इसको फ्रीज करके रख दिया गया है। यही 1971 की जो जनगणना है
2026 तक ये एक्टिव रहने वाली है। मतलब 2026 के बाद अगर डाटा बदलेगा तो बदलेगा, वरना तो अभी तक यही चलता आया है और यही चलेगा। और ये बात आपकी कहाँ पे मिलेगी? 84वां अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2002 में, उसमें आपको मिलेगी। 84वां संविधान संशोधन 2002 में ये बात कही गई है कि ये 1971 के आधार पे रहेगी। ये बात आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। हमने एक विधायक के वोट वैल्यू की बात हमने की, किस तरह से निकाली जाती है। अब जो 4033 विधायक हैं ना, उसकी अगर आप वोट वैल्यू निकालेंगे ना, पूरे इंडिया के 4033 विधायकों की वोट वैल्यू, तो उनका सबका जो वोट वैल्यू निकल के आएगा वो इतना आएगा। आप ये मत समझना ये कहाँ से आया है, इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ फैक्ट समझना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप निकालते हैं उसी प्रक्रिया के द्वारा तो इतनी उनकी वोट वैल्यू निकल के आती है। अब उसी तरीके से एक सांसद के वोट वैल्यू का निकाला जाता है, जो एमपी होता है उसकी वोट वैल्यू निकाली जाती है। ये कैसे निकाली जाती है? तो कुल विधायकों के मतों का मूल्य, मतलब ये जो विधायकों के मत हैं इनका मूल्य कितना है, ये आपका क्या है, ये इतना मूल्य आया तो ये यहाँ पे रखेंगे और कुल सांसद बटे में करेंगे और इसका क्या है वो निकल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने निकाल के भी दिखाया, तो इनका ये एक सांसद के मत का मूल्य आया है, ये आया है। ठीक है सर। और 776 जो आपके सांसद होते हैं ना टोटल, उनका हमने मत मूल्य आपका काउंट किया, तो इसमें 700 से गुणा किया तो इतना आपका मत मूल्य आया, उनका वोटिंग वैल्यू आई। अब यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो लेक्चर को फिर से रिपीट कर लेना। मैं आपको बार बार रिपीट नहीं कराऊंगा, यहाँ पे आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा अगर आपको समझ में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे हमने एक बार फिर से फिलहाल मैं बता ही देता हूँ। एक व्यक्ति के, एक विधायक के वोट की वैल्यू को हमने निकाला। ये बहुत कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, तो हमने इस प्रक्रिया के द्वारा निकाला। उस राज्य की तमाम जनसंख्या हमने ऊपर रखी, बटे में उसके क्या किए, कुल विधायक उसके रखे और गुणा हमने कर दी 1/1000 से, तो उसकी क्या है, एक विधायक की वोट वैल्यू हमको मिली। अब हमको एक विधायक की वोट वैल्यू मिली तो हम इतने विधायकों की वोट वैल्यू भी निकाल लेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट बताया कि इतनी उसकी मान लिया की वोट वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब एक सांसद के वोट वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उनका भी तो कुछ वैल्यू होगा, उनके भी मतों का कुछ मूल्य होगा। तो कुल सांसद जो कुल विधायक होते हैं ना, उनके जो मत आए हैं ये वाले, उनके मतों का मूल्य रखा ऊपर और बटे में सांसद रखे, तो ये जाके ये डाटा 700 आया। एक सांसद के मत का मूल्य इतना आया, मतलब एक सांसद अगर वोट डालेगा तो उसके 700 वोट गिने जाएंगे। ठीक है। और 776 अगर सांसद वोट डालेंगे तो उसके इतने वोट होंगे, क्योंकि 700 से उसमें गुणा कर दो तो इतने वोट होंगे। अब यहाँ पे देखिए 4033 विधायकों के मतों का मूल्य ये है और 776 सांसदों के मतों का मूल्य ये है। अब यहाँ पे क्या है, एक मिनट ये क्या हो जाता है यहाँ पे, ये देखिए अब कुल मतों का मूल्य, मतलब इन सबके मूल्यों के मतों का मूल्य आपका इतना बन रहा है, 10,000 प्लस बन रहा है। कितना बन रहा है? 10,000 है, 10 लाख प्लस है। कितना है? 10 लाख से भी ऊपर है, 10,86,431 मत बन रहे हैं टोटल। मतलब इतने मत आपके पड़ेंगे किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। अब इन मतों में से जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसको 50% प्लस लाना होगा। 50% प्लस का मतलब है 10,86,431 वोट है ना, तो उसको लाना पड़ेगा 5,86,000 के आपके 43,000 और 431 का आपको कितना लाना होगा? 216। मतलब क्या है, 5,43,216 वोट लाने पड़ेंगे, तब जाके वो क्या करेगा? राष्ट्रपति बनेगा। इतने वोट उसको चाहिए होंगे, 50% प्लस आपको चाहिए होंगे, तब जाके वो राष्ट्रपति बनेगा। और जो ऑर्डिनरी आपके जो इलेक्शंस होते हैं, चाहे आप लोकसभा ले लीजिए, चाहे आपका प्रधानी का, चाहे आपका किसी का भी, मुख्यमंत्री का, किसी का भी, इसमें क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा वोट आ जाएंगे वो जीत जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सिस्टम अलग है। जब तक आपके 50 कैंडिडेट भी आपके इसका चुनाव लड़ रहे हैं, किसका? राष्ट्रपति का, तब भी उनमें एक व्यक्ति को कितने वोटों की ज़रूरत होगी? इन वोटों के आधे वोटों से अधिक वोटों की ज़रूरत होगी, 50% प्लस वोटों की ज़रूरत होगी, तब जाके वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। और इसीलिए इसमें जो सिंगल ट्रांसफ़र वोटिंग सिस्टम वाला सिस्टम है वो अपनाया जाता है। देखिए कैसे। अब राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार है, कैसे, मतलब कोई व्यक्ति अगर
राष्ट्रपति पद के लिए आना चाहता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो कैसे वो आएगा? ये तो हमने ये समझ लिया, अभी हम इसको और समझेंगे। ये तो हमने वोट देख लिए, इसके वोट मतलब कितने बन रहे हैं, कैसे हमने एक सांसद की वोट वैल्यू निकाली, कैसे हमने एक विधायक की वोट वैल्यू निकाली, कुल टोटल वोट की वैल्यू कितनी बनी है, कितने वोट लाने पड़ेंगे। अब कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ना चाहता है तो उसको 50 प्रस्तावक चाहिए, मतलब 50 लोग ऐसे हों जो उसके बारे में प्रस्ताव लाएं कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहा है, और 50 ही उसके पास अनुमोदक भी होने चाहिए, उसके फेवर में व्यक्ति होने चाहिए कि हम इनके साथ हैं, हम इनका अनुमोदन करते हैं कि ये मतलब चुनाव लड़ रहे हैं। और 15,000 राशि उसको बैंक में जमा करनी होगी, कहाँ पे? RBI में जमानत राशि के तौर पे जमा करनी पड़ेगी। और अगर वो 1/6 मत प्राप्त कर लेता है, कितने? 1/6 मतों को प्राप्त कर लेता है, मतलब अगर उसके पास मतलब टोटल वोट अगर मान लिया कि 600 पड़ेंगे, 600 मान लेते हैं, वैसे तो ये 10,86,431 हैं, 600 वोट अगर पड़ रहे हैं और कोई व्यक्ति जो लड़ रहा है उसको 100 वोट मिल गए, मतलब 1/6 मिल गए, तो उसकी जमानत राशि वापस हो जाएगी। पहले ये जमानत राशि 2500 रुपये हुआ करती थी, लेकिन अब ये इतनी चेंज करके इतनी कर दी गई है। अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आएगा सिंगल ट्रांसफ़र वोटिंग सिस्टम का। देखिए कैसे, बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पे अगर आपने नहीं समझा तो आप कभी नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं समझोगे। देखिए, ये व्यक्ति, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है। मान लिया कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, चुनाव लड़ रहे हैं। एक पर्सन ए है, एक बी है, एक आपका सी है। ये 3 व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट पड़ेंगे वो 10,86,000 आपके 431 वोट पड़ेंगे। अब कोई ना कोई व्यक्ति तो वोट देगा ही देगा, सांसद देंगे वोट, विधायक वोट देंगे, वही तो वोट डालने जाएंगे। ये वाले जो इतने विधायक हैं, इतने सांसद हैं, यही तो आपके क्या हैं, वोट देंगे। लेकिन इन विधायकों को क्या करना होगा, यहाँ पे इनको यहाँ पे करना क्या होगा, ये इन सभी को वोट देंगे। मतलब सर क्या है, जैसे ये जो इतने लोग वोट देंगे वो ऐसा नहीं सिर्फ ए को वोट डाल के आएँ या बी को वोट डाल के आएँ या सी को वोट डाल के आएँ, इन सभी को वोट डालना पड़ेगा। तो इन सभी को देना पड़ेगा, तीनों व्यक्तियों को वोट देना पड़ेगा। अभी तो सर आप बता रहे थे कि सिंगल ट्रांसफ़र वोटिंग सिस्टम है, अब आप कह रहे हो कि तीनों को वोट देना पड़ेगा। समझाता हूँ कैसे क्या होगा। देखिए, कोई व्यक्ति, मान लिया एक सांसद है, जब वो वोट डालने जाएगा, मान लिया उसकी वोट वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 700 उसकी वोट वैल्यू निकल के आ रही थी। अब वो एक व्यक्ति मान लिया ए को वोट देने गया, तो मतलब वोट तो उसने एक डाला, लेकिन उसके 700 वोट काउंट किए जाएंगे। ठीक है सर। अब उसने मान लिया एक व्यक्ति आया, उसने वोट डाला ए को, और ए को उसने अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। उसको क्या देनी पड़ेगी, प्रेफरेंस। मतलब ऐसा होता है जैसे कि हम ए को वोट देना चाह रहे हैं, लेकिन अगर ए नहीं बनता है किसी भी कारण, तो हम चाहते हैं कि बी वाला बन जाता, तो हम बी को अपनी प्रेफरेंस देंगे। जो बैलेट पेपर मिलेगा उसमें आपको अपनी प्रेफरेंस लिखनी पड़ेगी कि हम इस व्यक्ति को नंबर 1 पे देखना चाहते हैं कि ये जीते, और अगर ये नहीं जीतता है तो हम इस व्यक्ति को नंबर 2 पे देखना चाहते हैं और ये जीते। तो ये प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 करके आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया कि मैं एक सांसद हूँ और मैंने एक वोट डाला, मैंने ए को वोट डालने गया, तो मैंने ए को प्रेफरेंस दे दी कितनी, ए, कि पहले नंबर पे ए आपका आना चाहिए। और फिर हमने देखा कि अगर ये नहीं आता है तो ये सी वाला व्यक्ति आना चाहिए, और सी को हमने प्रेफरेंस आपकी क्या दे दी, 2 नंबर पे, कि 2 नंबर हम दूसरे नंबर पे चाहते हैं कि सी आ जाए, और हम चाहते हैं तीसरे नंबर पे अगर ये नहीं आता है तो फिर बी आ जाए। फिर एक व्यक्ति और आया डालने वोट, उसने कहा चलो हम ए को नंबर देते हैं 2, ये दूसरे नंबर पे आ जाए, और बी को उसने अपनी प्रेफरेंस दे दी 1, सी को उसने दे दी 3। तो ये प्रेफरेंस आपके दे रहे हैं। और भी आएगा एक व्यक्ति, उसने ए को आपकी इतनी प्रेफरेंस दी, बी को आपकी 2 दी, सी को आपकी 3 दी। ऐसे ऐसे जो वोटर्स आएंगे वो अपनी प्रेफरेंस देते जाएंगे इन सभी को। अब समझिए, यहाँ पे सभी को प्रेफरेंस दे दी गई। अब जो वोट काउंट होंगे वो सबसे पहले जो प्रथम चरण की जो मतगणना होगी ना, उसमें क्या किया जाएगा, उसमें जिनको प्रेफरेंस 1 मिली है ना, जिसको प्रेफरेंस 1 मिली है, उनको देखा जाएगा, उनको क्या है, काउंट किया जाएगा। जैसे कि ए को प्रेफरेंस एक बार यहाँ पे फर्स्ट मिली है, यहाँ पर भी फर्स्ट मिली है, तो 2 बार आपको फर्स्ट मिली है। अब यहाँ पे देखिए,
बी को भी यहाँ पे एक बार मिला है फर्स्ट प्रेफरेंस और यहाँ पे भी आपको मिला है, तो यहाँ पर भी 2 बार फर्स्ट प्रेफरेंस। अब तो सर कोई नहीं जीतेगा, अभी किसी को भी आगे नहीं हम बढ़ा सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही बार आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो इसको एक ही बार मिली है फर्स्ट प्रेफरेंस, तो इसका क्या करेंगे, इसको तो बाहर करना होगा यहाँ से। तो इसके ये सारे वोट कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसके क्या है, सारे वोट इसको काट दिए जाएंगे सी के, और सी की जो वोट्स है ना वो बट जाएगी, और इसी पद्धति को एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहेंगे। मतलब सी की वोट हटके वो इन लोगों को जाएगी, ए और बी को। कैसे जाएगी वो बताता हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भी सी को वोट दिया है उसने बी को भी दिया होगा, उसने ए को भी दिया होगा, बस प्रेफरेंस अलग अलग दे दी होगी। 1 मिनट होगा, अब वो उसकी वोट तो कैंसिल हो जाएंगी सी की, लेकिन जो उसने प्रेफरेंस ए और बी को दी होंगी ना, अब उनकी 2 नंबर की प्रेफरेंस भी देखी जाएगी कि 2 नंबर की प्रेफरेंस उसने किस किस को दी गई है। तो ये वोट उसकी उसमें बढ़ जाएंगी, इनकी ये वोट कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि वोट तो सभी को मिले हैं, बस प्रेफरेंस अलग अलग मिली है। वोट सबके उतने ही पड़ेंगे, जितने भी कैंडिडेट होते हैं ना सबके वोट उतने ही पड़ते हैं, जितना ए के पड़ेंगे उतने बी के पड़ेंगे, उतने ही आपके सी के पड़ेंगे। लेकिन आपका क्या है ना, प्रेफरेंस आपकी बदल जाएगी, प्रेफरेंस आपकी चेंज हो जाएगी, बस वोट उतने ही पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी एक ही व्यक्ति ने वोट डाला होगा, यहाँ पर भी एक एक एक, एक यानी 5 व्यक्तियों ने वोट डाले हैं, तो सब में आपको 5 व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ना कि वोट डाल के गए हैं, लेकिन प्रेफरेंस अलग अलग आपकी दी गई है। अब क्या होगा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो सी की वोट बट जाएगी ना, तो सी की वोट ए और बी में पड़ेगी, ए और बी में काउंट कर ली जाएगी। अब ए और बी में भी प्रेफरेंस के हिसाब से काउंट की जाएगी कि उनको अब 2 नंबर की प्रेफरेंस किसको मिली है, ए वाले तो काउंट हो गए, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस वाले तो काउंट हो गए। अब नंबर जो प्रेफरेंस 2 है ना, दूसरे नंबर की प्रेफरेंस जिसको मिली है उनकी काउंटिंग होगी, और इसी प्रक्रिया को अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी कहते हैं। इसी प्रक्रिया को अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसी प्रक्रिया को कहते हैं। अब देखिए इसमें जो 2 नंबर की प्रेफरेंस इसको भी मिली है, इसको भी, लेकिन जो बी है ना इसको प्रेफरेंस 2 नंबर की सिर्फ एक बार मिली है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरे चरण की जो मतगणना होगी इसमें 2 नंबर की प्रेफरेंस आपको इनको मिली है, इसको 2 बार यहाँ पे 2 प्रेफरेंस मिली है, इसको एक ही बार मिली है, और यहाँ की तो वोट ही कैंसिल हो गई, तो यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब यहाँ पे एक ही बार मिली है, तो जीतने के जो चांस हैं वो किसके हैं, वो ए वाले व्यक्ति के चांस हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ देखी गई, अब यहाँ पे जब देखी जाएगी तो जाहिर सी बात है अब 2 ही लोगों में वोटिंग रह गई है। अब 2 लोगों में वोटिंग रह गई है, तो 2 नंबर की प्रेफरेंस आपको इनको मिली है, इसको कम मिली है, तो वोट सबसे ज़्यादा किसके होंगे, इसके ही होंगे। जो 50% प्लस आएंगे ना वो इसी के आएंगे, ए वाले के आएंगे, और एक ही जीत होगी और ए ही राष्ट्रपति आपका बनेगा। और ये जो दूसरे चरण की मतगणना में हुआ है ना, ये बीबी गिरी जो हैं वो दूसरे चरण की मतगणना में आपके क्या हैं, राष्ट्रपति बने थे। बीबी गिरी आपके ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरे चरण की मतगणना में आपके क्या हैं, राष्ट्रपति बने थे। यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी, अगर नहीं आई है तो एक बार इतना सा थोड़ा सा 10 मिनट का लेक्चर रिपीट करना, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो मैं जो राष्ट्रपति का कल मैं टॉपिक लाऊंगा, मतलब दूसरा इसके बारे में, तब आप अगर एक बार कहेंगे तो मैं इसको समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या है, ये हमने क्या है उसका इलेक्शन प्रोसीजर समझ लिया। आर्टिकल 56 में उसके कार्यकाल की बात की गई है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा, और ये 56 के आर्टिकल 1 में कहा गया है, 56 के आर्टिकल 1 में कहा गया है। और दूसरे 56 के ए में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। यहाँ पे क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा, और इसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और लोकसभा अध्यक्ष को कौन सूचना देगा, उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ये बहुत मतलब क्या है, वैसा पॉइंट है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। फिर आर्टिकल 57 आता है। आर्टिकल 57 क्या कहता है, राष्ट्रपति को क्या पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है, क्या उसका कोई व्यक्ति दोबारा आपका राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसमें कहा गया है
एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये बात सिर्फ भारत में है। भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 57 इसके बारे में कहता है पुनर्निर्वाचित के लिए। फिर आर्टिकल आपका आता है 58, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, मतलब एक व्यक्ति जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसके लिए कुछ ना कुछ अहर्ताएँ होंगी, कुछ ना कुछ योग्यताएँ होंगी। तो वो योग्यताएँ क्या हैं वो हमको समझाइए सर। देखिए, राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो और वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये 3 क्वालिटी आपको चाहिए। और चौथी क्वालिटी क्या है, वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। और लाभ का पद वैसे तो हमारे संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि कौन कौन से पद हैं जो लाभ के पद नहीं होंगे। जैसे कि राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है और वो राष्ट्रपति का चुनाव जब लड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो लाभ के पद पे है, लेकिन उस लाभ को पद में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये लाभ का पद नहीं है। राज्यपाल का पद भी राष्ट्रपति जो लाभ का पद है वो नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति, कोई मंत्री है, कोई केंद्र का मंत्री है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई भी आपका विदेश मंत्री है, कोई भी मंत्री है, राज्य का मंत्री हो या फिर आपका केंद्र का मंत्री हो, वो व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। और ये लोग अगर चुनाव लड़ते हैं तो इनको अपने पद का इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा और ये चुनाव लड़ सकते हैं। ये जो बात की गई है ना, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, इसका मतलब यही है अगर कोई व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पे है तो उसको पहले इस्तीफा देना होगा, फिर वो चुनाव लड़ेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति IAS ऑफिसर है, अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहा है तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा, उसको राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना होगा, वो IAS ऑफिसर्स के पद से इस्तीफा देना होगा, फिर वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएगा। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति ही हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो किसी राज्य के, या केंद्र और संघ के मंत्री हो, राज्य के मंत्री हो, तो आपको इनमें से इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है और आप चुनाव लड़ सकते हो। ऐसा क्यों कहा गया है सर? ऐसा सर इसलिए कहा गया है, ऐसा इसलिए, एक तो ये राष्ट्रपति का जो है ना, राष्ट्रपति बताया है कि कभी भी इसकी सीट वैकेंट नहीं हो सकती है, और अगर ये अपना इस्तीफा देगा तो इसकी सीट वैकेंट हो जाएगी, जो कि आर्टिकल 53 का उल्लंघन करती है, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही सबका इनका ये मामला चलता है। अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आर्टिकल आपका क्या है, 59 आपको पढ़ना है। आर्टिकल 59 क्या बोलता है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें बताता है कि राष्ट्रपति को क्या क्या शर्तें हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या क्या शर्तें हैं। देखिए, वो संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे अभी हमने बताया था ना कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो, ऐसा नहीं कहा गया है, योग्यता रखता हो वो, उसकी मतलब जो भी उसकी योग्यता है वो योग्यता रखता हो। लेकिन लोकसभा का या संसद का, किसी भी राज्यसभा का, विधानसभा का किसी का भी सदस्य है तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उसको वहाँ से इस्तीफा देना होगा। कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वेतन उसका 5 लाख महीना होगा, ये उसकी शर्त है। मुफ्त में आवास उसको मिलेगा, राष्ट्रपति भवन जो है ना वो मुफ्त आवास मिलेगा, और बहुत सारे उसको वेतन भत्ते, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, टेलीफोन, बहुत सारी चीज़ें उसकी होती हैं, किराया, आना जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आर्टिकल 60 क्या बोलता है, इसमें आपकी क्या है, शपथ के बारे में, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा ना वो मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब वो शपथ में क्या कहेगा, देखिए शपथ में 3 पॉइंट में लिख के लाया हूँ, वो यही पॉइंट पढ़ता है अपनी शपथ में। श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का पालन करूँगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूँगा। ये वो अपनी क्या लेता है, शपथ लेता है, ओथ लेता है। तो ये क्या है, 60 में आपकी क्या है, शपथ दी गई है। आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। और जो 61 है ना, आर्टिकल जो 61 है, इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी लगाई जा सकती है। राष्ट्रपति को हटाया अगर जाना है तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही
हटाया जा सकता है और ये प्रक्रिया इस पे लगाई जा सकती है, ऐसा आर्टिकल 61 में कहा गया है। और ये प्रक्रिया आपकी कहाँ से ली गई है? ये प्रक्रिया आपकी यूएसए से ली गई है कि उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये यूएसए से ली गई है। अब जब भी उस पे राष्ट्रपति पे महाभियोग लगेगा, उसके अंतर्गत ये आर्टिकल आपके क्या है, कार्य करने लग जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल जो 52 है ना, 56 का 52, मतलब 52 नहीं, जो आर्टिकल 56 है उसका आर्टिकल 2 है ना, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। तो ये बात लिखी है कि अगर उसने राष्ट्रपति को हटाने का क्या कारण है, राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर हटाया जाएगा। उस पर जो महाभियोग लगाया जाएगा ना, वो संविधान का उल्लंघन करने पे लगाया जाएगा। और ये बात आर्टिकल 52 में लिखी गई है। 52 नहीं, 56 के 2 में, सब क्लास 2 में लिखी गई है। और 61 तो क्या कहता है, महाभियोग की प्रक्रिया में कहता है। और आर्टिकल जो 361 है, मतलब कि 361 का वन है ना, 361 का जो वन है आर्टिकल, उसमें कहा गया है महाभियोग की प्रक्रिया की जो जांच है ना, वो आर्टिकल 361 में दी गई है, 361 के वन में। लेकिन आपको उतना नहीं जाना है, आपको आर्टिकल 61 याद रखना है। 61 में क्या कहा गया है, महाभियोग की प्रक्रिया। अब ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसको पढ़ते हैं और पूरी प्रक्रिया को पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक स्लाइड और बची है शायद, उसके बाद क्लास को हम एंड करेंगे, फिर अगली क्लास में अगली बातें करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द जो है ना, जो महाभियोग शब्द है वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल हुआ है। केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और महाभियोग जो प्रक्रिया है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। मतलब ये कम्प्लीटली न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक है और ये केवल राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है ये शब्द, और किसी के लिए नहीं। कौन इसमें भाग लेता है? तो इसमें देखिए, अभी हमने जो पढ़ा था इसके इलेक्शन में, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित लोग उसमें भाग ले रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य बोले तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही लेंगे। लेकिन इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे, जबकि इलेक्शन में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे। लेकिन उसको हटाने के लिए केवल संसद के ही सदस्य भाग लेंगे और वो सभी सदस्य भाग लेंगे। महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अगर राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा का सभापति लाएगा, और लोकसभा में आता है तो लोकसभा का अध्यक्ष लाएगा। अब मैंने यहाँ पे ये कंडीशन दे दी है, अगर एक सदन में आता है उसका प्रस्ताव तो दूसरा सदन उसकी जांच करेगा। किसी में भी आ सकता है पहले, अगर वो लोकसभा में आया है पहले तो लोकसभा की क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, और अगर राज्यसभा में आता था तो क्या प्रोसीजर रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना क्या है, चाहे वो राज्यसभा में लाता चाहे लोकसभा में, ये जो कंडीशन लिखी है ये इस हिसाब से लिखी है, चाहे लोकसभा में लाए चाहे राज्यसभा में लाए। और यहाँ पे जब फिर जाएगा तो ये लोकसभा के लिए भी कंडीशन है और राज्यसभा के लिए भी कंडीशन है, दूसरा सदन उसकी जांच करेगा। देखिए कैसे पढ़ना है। प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो किसी भी सदन में होगी, और जिस सदन में होगी, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन में क्या होगा, कितने व्यक्ति प्रस्ताव ला सकते हैं। जैसे कि अगर लोकसभा में हमने यहाँ पे दिखाया है तो लोकसभा के 543 सदस्य हैं जो कि आपके क्या हैं, निर्वाचित हैं। यहाँ पे 543 नहीं, यहाँ पे 545 मुझे लिखना था। कितना लिखना था? 545, क्योंकि सभी लोग उसमें भाग लेते हैं ना। यहाँ पे 545 मुझे लिखना है। तो उसका 25% लोग प्रस्ताव लेके आएँ कम से कम। जैसे कि उसके 1/4, अगर 100 लोग हैं तो 1/4 यानी 25 लोग लेके आएँ। अगर 500 लोग हैं तो 1/4 यानी कि 125 लोग लेके आएँ। तो 1/4 लोग प्रस्ताव लेके आते हैं, और ये प्रस्ताव पास होगा तो 2/3 से पास होगा। मतलब कि अगर मैं बताता हूँ कि 600 लोग हैं, 600 लोग आपके क्या हैं, मान लिया कि जैसे यहाँ पे हैं तो 543 ही, तो 543 का 2/3 आपका निकाला जाएगा। 2/3 बहुमत से अगर ये पास होता है, यानी कि लगभग 66-67% लोग अगर इसमें भाग लेते हैं तब ये पास होगा। और इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भी देना होगा कि हम आप पे महाभियोग की प्रक्रिया लाएंगे और आप इसके लिए तैयार रहना। तो ये बात उसको बतानी बहुत ज़रूरी है, महाभियोग।
अब जब ये प्रक्रिया हो जाएगी, एक सदन से ये सारा काम हो जाएगा, तब दूसरा सदन क्या करेगा, इसकी जांच करेगा। और ये जांच भी 2/3 बहुमत से होनी चाहिए पास। और इसमें एक पॉइंट है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्या इस प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति किसी भी सदन में भाग ले सकता है? तो राष्ट्रपति उस सदन में भाग नहीं लेता जो सदन प्रस्ताव लाता है। जैसे कि लोकसभा अगर प्रस्ताव लाता है तो उसमें भाग नहीं ले पाएगा, अगर राज्यसभा लाता है तो राज्यसभा में भाग नहीं लेगा। ये दूसरे सदन में भाग लेता है। दूसरे सदन में ये भाग लेता है, या तो खुद जाएगा या फिर अपना प्रतिनिधि भेजता है, अपनी मतलब अपना पक्ष रखता है कि हमारे बताइए कि हमने क्या किया है, क्या हमारा क्राइम है, क्या हमने उल्लंघन किया है संविधान का जो आप हमें हटा रहे हो। तो ये बातें इसमें होती हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति का एक पद ऐसा है कि उसके पद के टाइम पे देखिए उसको एक ही पॉइंट आपका बताया गया है, पूरे संविधान में एक ही बात की गई है कि उसको हटाने का एक ही तरीका है, महाभियोग। और महाभियोग सिर्फ संविधान का उल्लंघन करने पे लगाया जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी कुछ भी नहीं ऐसा वो हो सकता है। अगर वो कुछ भी करे, कोई भी अपराध कोई भी उस पर लगता है, तो वो उसके राष्ट्रपति के पद के दौरान उस पर सारे के सारे अपराध उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे जब तक वो राष्ट्रपति है। वो राष्ट्रपति नहीं रहता है तब उस पर जो भी होगी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया है तो उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन भारत में अभी तक किसी पर भी महाभियोग नहीं लगाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और बातें हैं। ये तो राष्ट्रपति को हटाने की बातें थीं। अब अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र देता है, तब उसकी जगह पे राष्ट्रपति के जगह पे काम कौन करेगा? क्योंकि राष्ट्रपति का पद तो कभी खाली नहीं रहने वाला है। ये तो हमको आर्टिकल 52 बता ही चुका है, कभी भी खाली नहीं रहेगा। तो बात क्या है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, या वो त्यागपत्र देता है, या उसकी डेथ हो जाती है, या महाभियोग के द्वारा उसको हटा दिया जाता है, तब क्या होगा, उपराष्ट्रपति वहाँ पे उसके कार्यवाहक के रूप में आ जाएगा। मतलब राष्ट्रपति का कार्यवाहक कौन बन जाएगा? उपराष्ट्रपति बन जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो वहाँ पे बन जाएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो यहाँ पे आ जाएगा और कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है वो दोस्तों कितनी है? 1+33 है, यानी कि 34 है। जिसमें ये जो एक है ये आपका क्या है? CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाकी अन्य न्यायाधीश हैं और इन्हीं में से आपका क्या है? वरिष्ठ न्यायाधीश चुना जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपको समझ आई होगी। अब अगला आर्टिकल आता है 62 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का पद उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले भरना आवश्यक है। यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा अगर होता है उस तारीख से पहले उसके चुनाव करा लेना चाहिए, उसका चुनाव हो जाना चाहिए। ये बात इसमें कही गई है। आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने से पहले हो जाना चाहिए। आर्टिकल 71 इसके बारे में क्या कहता है? राष्ट्रपति को एक पावर देता है। राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति है इसके दोनों के बारे में बात है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है ना, उनमें अगर कोई विवाद होता है, कोई भी लफड़ा होता है, तो उस लफड़े को कौन निपटाएगा? तो वो सर्वोच्च न्यायालय निपटाएगा। कौन निपटाएगा? सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट उस लफड़े को निपटाएगा, उस विवाद को सुलझाएगा। आर्टिकल 72 में क्या है? ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्षमादान की शक्ति है। 72 मतलब बेहतर, 72 बेहतर, 72 बेहतर। बेहतर कब होगा? जब किसी को क्षमा मिलेगी, क्षमादान मिलेगा। तो ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आपकी दी गई है आर्टिकल 72 में। और आर्टिकल 1 आपका 123 है जिसमें अध्यादेश की पावर दी गई है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो आज हमने इतने आर्टिकल देखे, और ये जो मैंने इतना सारा कुछ आपको बताया है ना, ये सब ये मैंने 3-4 क्लासों को डाटा को मैंने समेटा है। और 3-4 क्लासों के डाटा को समेटने के बाद मैं इतना डाटा आपको इकट्ठा करके लाया हूँ। और वो भी आपको कितने मिनट में? आपको 50 मिनट में मैंने ये सारा कुछ कराने की कोशिश की है। और मैंने इसके लिए करीब 4 क्लासें देखी हैं, 4 घंटे की क्लासें देखी हैं, तब जाके मैंने ये इतना डाटा कलेक्ट किया है। अब मैं इसके आगे का जो प्रोसीजर बता देता हूँ। आगे जो हम पढ़ेंगे वो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जितनी भी पावर्स हैं सबको पढ़ेंगे। और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कभी भी राष्ट्रपति को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइज करते रहेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो क्लास आपको कैसी लगी है? क्लास को बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है
तो क्लास को लाइक करना और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोगों को इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए ना, फ्री पीडीएफ, तो आप क्या करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो कि महान सर के नाम से है, इसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे इसको फ्री पीडीएफ मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।